साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ उत्कर्ष मिश्रा और आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिसर एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको सभी सरकारी भर्ती की सूचना सबसे पहले आपको दी जाती रहती है। उसके साथ-साथ आपको यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी की जो पूरी क्लास है, पूरा कोर्स है, ये आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट टीम की तरफ से प्रोवाइड करी जा रही है। हालाँकि पिछली जो 5 क्लासेस थी आपको टाइम टू टाइम मिलती गई, लेकिन जो छठी क्लास है इसमें बहुत डिले हो गया। डिले इस वजह से हो गया गाइस दोस्तों, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम चला था, इस वजह से 1 महीने का डिले हुआ मोटा-मोटा बोलो तो। और यहाँ पर आज की जो छठी क्लास है, अब यहाँ से आज की क्लास जो है कंटिन्यू होने वाली है, जो हो रही है। और यहाँ पर आज हम देखेंगे भारत की जो नदियाँ हैं उनके बारे में। यहाँ पर हिमालयी नदियाँ, सिंधु नदी तंत्र के जो वहाँ पर पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, सहायक जो उनकी नदियाँ हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर बता दूं कि ये जो है अभी पहला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये पहला पार्ट है भारत की नदी के बारे में। सेकंड पार्ट भी आएंगे जहाँ हम अपवाह तंत्र के बारे में आपको पढ़ाएंगे, यानी कि उस बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लिंक को सबसे पहले आप मैक्सिमम शेयर कर दो, जितने आपके पास एजुकेशन ग्रुप है या फिर जितने आपके पास कैंडिडेट लोग हैं जो कि वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, उनके पास जरूर शेयर करना कि आपका एक लाइक एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। आपको यहाँ पर विद नोट्स आपको क्लासेस मिलती हैं, संपूर्ण भारतीय भूगोल का पूरा कोर्स आपको यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा टीम की तरफ से, और सारे टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर आपके किए जाएंगे। और वहीं पर मैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी क्लासेस में सम्मिलित करता हूँ जो कि प्रतियोगी और एक दूसरी परीक्षाओं के मद्देनजर जो है महत्वपूर्ण होती है, कि परीक्षाओं में जो है पूछी जाती है। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। छठी क्लास से भारत की प्रमुख नदियों के बारे में आज यहाँ पर अध्ययन करेंगे और यहाँ पर सारे पॉइंट्स आपके कवर अप किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो भारत की नदियां उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बेसिक इन्फॉर्मेशन। देखिए, जो नदी है ये भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है। कैसी जलधारा है? भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है। नदी उसे नहीं कहते हैं जो भूतल के अंदर भीतरी भाग में होता है, उसे नदी नहीं कहते। नदी उसे कहते हैं जो भूतल यानी कि जमीन की ऊपरी सतह पर जो प्रवाहित एक जलधारा है, जिसका जो स्रोत है प्रायः कोई यह भी झील होता है या फिर हिमनद, झरना या बारिश का पानी होता है, और ये किसी सागर में या झील में जाकर मिल जाती है, यानी कि उसमें गिरती हैं। और जो नदी शब्द है ये संस्कृत का नद्यः शब्द से आया है। जो नदी शब्द है ये तत्सम शब्द से मिलकर हुआ नद्यः से जो है बना है, जो कि संस्कृत का ये वाक्य शब्द है। और नदी दो प्रकार की होती है, हमेशा ध्यान देना। नदी कितनी प्रकार की होती है? नदी मुख्यतः जो है दो प्रकार की होती है, सदा नीरा या बरसाती। ठीक है, और जो सदा नीरा नदियों का जो स्रोत है वो झील होता है, झरना होता है या फिर हिमनद। हिमनद का मतलब जो हिमालयी क्षेत्र है, ठीक है, वहां से निकलती हैं ये। ठीक है, लेकिन बर्फों से पिघल कर जो वहां से नदियां निकलती हैं। तो सदा नीरा नदी किस का जो स्रोत होता है, क्या होता है? स्रोत उनका झील, झरना या हिमनद होता है। और वर्ष भर ये जो है जल पूर्ण रहते हैं, कि वर्ष भर इन नदियों में जो है जल जो है बिल्कुल रहता है, पानी जो है मात्रा में रहती है। जबकि बरसाती जो नदियाँ होती हैं, बरसात के पानी पर निर्भर करती हैं, यानी कि जब बारिश होती है, वर्षा के मौसम पे ही ये अपने उफान पर आती हैं, यानी कि इन नदियों में जो है जल की जो मात्रा है, धारा है, वो बढ़ जाती है। और जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियाँ सदा नीरा नदी। कभी-कभी आपसे परीक्षा में पूछ लेता है कि भैया ब्रह्मपुत्र नदी किस कैटेगरी की नदी है? सदा नीरा नदी है या बरसाती नदी है? ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान देना। तो गंगा, यमुना, कावेरी और ब्रह्मपुत्र ये कैसी नदी है? ये सदा नीरा नदियां हैं। ठीक है, तो बरसाती नदियां, सदा नीरा नदियों में आपने अंतर देख लिया। कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके ना पूछ लिया करो, जो भी आपके कंफ्यूजन होते हैं। आप देखिए, यहाँ पर आपके लिए मैप भी लेकर आया हूँ। ये इंडिया का मैप, भारत का मैप है। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, क्या जल विभाजक रेखा कहाँ से कहाँ तक गई है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही है। ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी यहाँ से होकर गई है पाकिस्तान, तो जाके ये अरब सागर में गिर जाती है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये यानी कि सहायक नदियां जाके जो कि बाद में सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जल विभाजक रेखा यहाँ ये होकर गई है। ये जल विभाजक रेखा है, किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर सांगपो नदी है, सापू नदी कहते हैं ब्रह्मपुत्र को ही। सांगपो, सापू तिब्बत में कहते हैं, क्योंकि अपने भारत में अरुणाचल प्रदेश में आके एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी को ही यहाँ बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है, आई थिंक। ओके, तो यहाँ पर आप विशेष ध्यान देना। और ये कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये देखिए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लो, आपको समझने में बेहद ही आसानी होगी। अभी वीडियो को पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट आप जो है अपने पास बिल्कुल रख लो। ठीक है, तो इधर देख सकते हो ये अरब सागर है, और जो बंगाल की वे बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से आके गिरती है, मिलती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। अब आगे देखते हैं। आगे कि भारत की जो नदियों का देश है, भारत जो नदियों का देश कहा जाता है, और आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में प्राचीन काल से महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत का। सिंधु नदी और दूसरा गंगा नदी। सिंधु तथा गंगा नदियों की घाटियों में विश्व की सर्वाधिक यानी कि सबसे प्राचीन सभ्यताओं सिंधु घाटी तथा आर्य सभ्यता का आविर्भाव यानी प्रादुर्भाव हुआ था।
और आज भी देश की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो कृषि का संकेंद्र नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। प्राचीन काल में व्यापारिक एवं यातायात की सुविधा के कारण देश के अधिकांश नगर नदियों के किनारे ही विकसित हुए थे। चाहे आप अपना इतिहास उठा के देख लो, सिंधु घाटी सभ्यता देख लो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो देख लो, आपको कहाँ मिलेंगे? वो नदी के किनारे ही मिलेंगे। तथा आज भी देश के लगभग सभी धार्मिक स्थल किसी न किसी नदी के किनारे ही किसी न किसी नदी से संबद्ध है, किसी नदी के किनारे ही वो बसे हुए, चाहे आप प्रयागराज, काशी, अयोध्या, फैजाबाद जो भी आप देख लो, ठीक है। और नदियों के देश कहे जाने वाले भारत में मुख्यतः हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। और प्रादीपी नदियां, प्रादीपी नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा, कावेरी और महानदी। ये प्रणाली है। अब देखते हैं कि सबसे पहले हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हिमालय से निकलने वाली नदियां बर्फ और ग्लेशियरों यानी कि हिमानी या हिमनद के पिघलने से बनी है। जब बर्फ पिघलता है तो वो पानी के रूप में आता है, तो वो जो है नदियों के रूप में प्रवाहित हो जाता है। अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े हैं और उनके जलग्रहण क्षेत्र सैकड़ों और हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जो हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्रों में बांटा गया, जिससे कि आप आसानी से समझ सके। हालांकि प्राकृतिक रूप से नहीं बांटा गया, ये आपके समझने के लिए बांटा गया कि आपको समझने में, क्योंकि हम खंड वाइज पढ़ाएंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी, पार्ट वाइज पढ़ाएंगे तो सिंधु नदी तंत्र पहला है, दूसरा पार्ट है गंगा नदी तंत्र, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है। तो हिमालय नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्रों में बांटा गया। कभी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि हिमालय नदियों को कितने नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है, फिर बांटा गया, तो 3 नदी तंत्रों में बांटा गया है। अब इन 3 नदी तंत्रों का विकास एक अत्यंत विशाल नदी से हुआ है, जिसे शिवालिक या हिंद ब्रह्म नदी भी कहा जाता था। और यह नदी असम से पंजाब तक बहती थी, बहुत पुरानी है। जब प्लीस्टोसीन काल में, आप यदि आपने इतिहास पढ़ा होगा तो प्लीस्टोसीन काल आपको अच्छे से पता होगा कि हिमालय का जो विकास कैसे हुआ, वो सारी चीजें वहां पर है। ठीक है। जब पोटवार पठार का उत्थान हुआ तो यह नदी छिन्न भिन्न हो गई एवं वर्तमान 3 नदी तंत्रों में बट गई। और इस संबंध में जो भूगर्भ वैज्ञानिक है उनका मत अभी भी एक नहीं, तो उनमें भी अभी मतभेद जो है बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए बढ़ गई और उसका जो मतभेद भी बना हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। कौन सा? सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ठीक है। तो इसके अंतर्गत सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां सम्मिलित हैं। और सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है, चोमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कभी कभी आपको ये नाम थोड़ा चेंज मिल सकता है, लेकिन चोमयुंगडुंग ही अधिकतर आपको मिलेगा परीक्षाओं में। तो ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी जो है ये मानसरोवर झील के निकट चोमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और इसकी जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर, जो कि पीओके अधिकृत क्षेत्र को लेकर केवल भारत में 709 किलोमीटर है। अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि संपूर्ण भारत में कितना है, तो 1114 किलोमीटर है। यदि आपसे ये पूछ ले कि केवल भारत में ही कितना है, तो केवल भारत में 709 किलोमीटर तक ये प्रवाहित होती हैं। यदि हम जो पीओके अधिकृत क्षेत्र है, जो पाक अधिकृत क्षेत्र है, यदि हम लद्दाख और लेह को भी ले लें, उस क्षेत्र को ले लें, तो टोटल 1114 किलोमीटर यहाँ पर निकलता है। तो इसका जल संग्रहण क्षेत्र 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक एक पॉइंट से क्लियर किया हूं कि आपसे प्रश्न जहां से भी पूछ ले सिंधु नदी तंत्र के बारे में, वहां से तो आपसे एक भी पॉइंट छूटे ना भैया, भारत में कितनी इसकी प्रवाहित, कितना क्षेत्र कितना किलोमीटर तक बहती है। और यदि हम पूरा संपूर्ण भारत की बात कर लें, केवल भारत की बात कर लें, पाकिस्तान जो पाक अधिकृत क्षेत्र है उसको भी लेकर बात कर लें कितना किलोमीटर बहती है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मैप भी आपके लाता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैप, ये सिंधु नदी है। ठीक है। पीठनकोट चोमयुंगडुंग यहाँ से निकलती है। चोमयुंगडुंग ये पहाड़ी ग्लेशियर है जो कि तिब्बत में आता है, यहाँ से निकलती है। और झेलम ये रहा, चिनाब, ब्यास, सतलज। ठीक है। तो ये इसकी सहायक नदी सब आके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंधु नदी में मिल जाती है। बुला झील, हिरेक झील, बैराज बांध, ये सब यहीं से संबंधित है। ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर। अब इसके बाद देखते हैं कि इनकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो दाई से और मिलने वाली नदियां और बाई से और मिलने वाली नदियां दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि दाई ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदी है। श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल। बाई ओर से कौन सी नदियां मिलती हैं?
सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम की संयुक्त जो धारा है, ये मिठनकोट के पास जास्कर, सियांग, सिगार, गिलगित में यहाँ जाकर जो है ये सब क्या मिलती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। उनकी सहायक नदियां वहीं से कहलाती हैं। 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ था। ये आपने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, तो आपको अच्छे से पता होगा। तो 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ था। उसके अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाब का 20% जल उपयोग कर सकता है। यानी कि जो भारत है वो 20% जल इन नदियों को यूज कर सकता है। कौन कौन सी? झेलम और चिनाब का। जबकि सतलज और रावी के 80% जल का उपयोग कर सकता है। सिंधु नदी भारत, और ये जो सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है। तो सिंधु नदी भारत से होकर तत्पश्चात पाकिस्तान से होकर और अंततः ये कराची के निकट अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अरब सागर मैंने अभी आपको ऊपर मैप में बताया था, इस साइड बंगाल की खाड़ी थी, दूसरे साइड आपका अरब सागर था। तो ये अरब सागर में जाके मिल जाती है, ठीक है। कहाँ पे? कराची के बाद, जो कि पाकिस्तान में आता है। तो ये जो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, आपका इतिहास का एक प्रश्न भी बन गया। और ये किसके किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 20% जल भारत की नदियों का यूज करता है, झेलम और चिनाब का 80% जल यूज करता है सतलज और रावी का, बाकी का पाकिस्तान यूज करता है, ठीक है। तो उसके बाद अब देखते हैं झेलम नदी सबसे पहले। तो यदि हम झेलम नदी की यहाँ पर बात करें तो यह जो है पीर पंजाल पर्वत की श्रेणी में शेषनाग झील के पास एक वेरीनाग झरना है, वहां से निकलती है और वहां से बहती हुई ये वूलर झील में मिलती है। किस झील में? वूलर झील में मिलती है। वूलर झील किस प्रदेश में? आप हमें कमेंट करके बताना। और अंत में चिनाब नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी एक किशनगंगा है, जिसे पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। अब श्रीनगर इसी नदी किनारे बसा है। जो श्रीनगर है ये झेलम नदी के किनारे ही बसा है। मैंने आपको इसका आंसर दे दिया, मैंने अभी आपसे पूछा था, ठीक है, किस राज्य में है? तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। तो इसी नदी किनारे बसा है श्रीनगर। इस पर जो है शिकार या बजरे अधिक चलाए जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा है चिनाब नदी। अब अच्छा, कोई कंफ्यूजन मैं बार बार कहता हूँ, रिपीट करता हूँ, तो आप कमेंट करके पूछ लेना, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर वहां एडमिन को भी आप पर्सनली मैसेज छोड़ सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं चिनाब नदी। यह नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये आपके लिए कि जो है ये कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है सिंधु की? तो वो है चिनाब, ठीक है। तो जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। और यह नदी लाहुल में बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। किन नदियों के रूप में? दो नदियों। कौन कौन से? चंद्र और भागा। इसीलिए इसको हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, जो कि लाहुल में बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से मिलती हैं, निकलती हैं। अब उसके बाद है रावी नदी। सबसे महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, रावी नदी भी इसलिए है, ये भी देख लेते हैं। इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जो जो रोहतांग दर्रा है उसके समीप से निकलती है। और यह पंजाब की 5 नदियों में सबसे छोटी नदी है। जो रावी नदी है यह पंजाब में 5 नदी है, ठीक है। तो वहां की सबसे छोटी नदी कौन सी है? रावी नदी है। ये भी आप ध्यान देना, ये लाइन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर जरूर आप केयर करना अच्छे से। ब्यास नदी, अगली नदी ब्यास। इसका उद्गम स्थल भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जो रोहतांग दर्रा है उसके निकट एक ब्यास कुंड है। ब्यास कुंड से निकलती है और यह सतलज की सहायक नदी है। ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है? ये सतलज की सहायक नदी है। और यह कपूरथला के निकट हरिके नामक एक स्थान है, हरिके नामक, ठीक है। तो वहां पर सिंधु नदी में मिल जाती है और यह पूर्ण रूप से भारत में 460 से 470 किलोमीटर बहती है। ये भी ध्यान रखना, ब्यास नदी का जो प्रवाहित क्षेत्र है वो 460 से 470 किलोमीटर, जो कि भारत में ये बहती हैं। अब अगला है सतलज नदी। सतलज नदी यह तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है। अब मानसरोवर झील किस राज्य में? आप हमें कमेंट करके बताना। मानसरोवर झील किस लिए फेमस है ये भी आप हमें कमेंट में बताना, ठीक है। तो यह तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती हैं और भारत में सिपकिला दर्रे के पास से प्रवेश करती हैं, जो कि भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर ही बनाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध किस लिए प्रसिद्ध है? आप हमें ये भी कमेंट करके बताना, गूगल करके या फिर आप कहीं से भी जानकारी लेके। इससे देखिए आपको जो टास्क देता हूं ना उससे आपको आपके लिए बेनिफिट होता है, फायदेमंद ये होता है कि आप अपने आप को अपडेट कर पाते हैं इसी किसी न किसी बहाने, ठीक है। तो सतलज नदी पर ही भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है, ये भी आप बात ध्यान देना। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो मैंने बता दिया, रिपीट हो गया ये। तो ये नदी तंत्र आप देख सकते हो, थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं, ये रहा आपके सामने मैं।
मैप आपके लिए बहुत ही सहायक होता है, आपको समझने में बहुत ही आसानी होती है इससे। ये विष्णुप्रयाग पहला, दूसरा नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। और यहाँ पर पॉइंट है, सबसे पहला है विष्णुप्रयाग, ये है, ये विष्णुप्रयाग है। दूसरा आपका है कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हो आप। दूसरा आपका नंदप्रयाग, नंदप्रयाग ये है अलकनंदा नदी, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा है, कर्णप्रयाग है, तीसरा कर्णप्रयाग है। और कर्णप्रयाग कहाँ पर है, आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से समझ सकते हो, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा जूम आउट करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हो। अब उसके बाद है उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री यमुना से भागीरथी के रूप में निकलकर ये देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम के बाद ये संयुक्त धारा नदी के नाम से जानी जाती हैं। और प्रयागराज जिला यानी कि इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती है, जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल में गंगा दो धाराओं में बट जाती है। पश्चिम बंगाल में एक धारा हुगली नदी के रूप में अलग होती है, जबकि मुख्य धारा भागीरथी के रूप में ये आगे बढ़ जाती है। ध्यान देना, जो गंगा नदी है ये जो है पश्चिम बंगाल में दो भागों में बढ़ जाती है। पहली जो भाग है, पहली पहली धारा है वो हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। जो दूसरी मुख्य धारा है वो भागीरथी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, भागीरथी गंगा में मिलती है। यानी कि जो भागीरथी गंगा है वो क्या है, बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि जमुना में मिल जाती है। अब इनकी संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिल जाती हैं, तब उसके बाद उसका नाम बदल जाता है, उसके बाद उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब पद्मा नदी में बांग्लादेश में मेघना नदी मिलती है। यानी कि ये जब जब ये ब्रह्मपुत्र और भागीरथी गंगा नदी ये एक दूसरे से मिल जाती है, पद्मा कहा जाता है उसके बाद। तब उसके बाद से जो उसमें एक नदी और मिलती है, उसका नाम है मेघना नदी मिलती है। और बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना से मिलने के बाद मेघना के नाम से ही आगे बढ़ती है। और छोटी छोटी धाराओं में बंटने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में वहां पर गिर जाती है, यानी कि गिरती है और मिल जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, जिसका विस्तार हुगली और मेघना नदियों के बीच में है। सुंदर वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। इसका सुंदरवन का डेल्टा भी इसको कहा जाता है। अब डेल्टा क्या होता है, जरा एक बार ये देख लेते हैं, क्योंकि अधिकतर एग्जाम पूछ लेता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई डेल्टा होता क्या है। हालांकि काफी लोगों को तो पता है, फिलहाल जो अभी बच्चे न्यू वही जो अभी तैयारी शुरू की है उनको समझ में थोड़ा कठिनाई होती है। मैं चाहता हूँ कि ये सबको साथ लेकर चला जाए, जो अभी नए बच्चे हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, दोनों को लेकर, ठीक है। तो जब सागर या झील में गिरती हैं, तो वेग में कमी के कारण उनके मुहाने पर उसके मलबे का निक्षेप होने लगता है। निक्षेप मतलब का मतलब है इकट्ठा होने लगता है, जिससे वहां विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है। इस स्थल को ही डेल्टा कहते हैं, ध्यान देना। और सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, जरा ये देख लीजिए। ये देखिए, आपको यहाँ गंगा की, ये गंगा नदी है, इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी देखें, यमुना इलाहाबाद मिलती हैं, ठीक है। ये राम गंगा आपका कन्नौज में मिलती है। ये वरुण है, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा। और आपके फिर ये हुगली नदी भी आके मिल जाती है, हुगली नदी वही है, ठीक है। तो ध्यान देना, सोन नदी भी है, ब्रह्मपुत्र इधर से आती है, मेघना इधर से, जो कि बांग्लादेश में दोनों जाके मिलती है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये डिनोट भी कर दिया है। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र। और दाईं ओर से कौन कौन सी, यमुना, टोंस और सोने, तीन नदियां हैं जो गंगा में जो है दाईं ओर से मिलती है। कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा में दाईं की ओर से मिलती है, दाईं तरफ से मिलती है। तो ये आप जरूर ध्यान देना, ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए जो है महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं, गंगा नदी देख लिए, अब देख ली यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में देखिए, यह जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसकी जो विस्तार है वो 1370 किलोमीटर है। और यह बंदरपुछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती हैं। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हिंडन, ऋषिगंगा, चंबल, बेतवा, केन और सिंध है। उसके बाद रामगंगा नदी। रामगंगा नदी है नैनीताल, जो कि गैरसैंण के निकट गढ़वाल की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती हैं और कन्नौज के समीप एक गंगा में मिल जाती हैं। उसके बाद है गोमती नदी। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती हैं और गाजीपुर के निकट गंगा में जाकर मिल जाती हैं। अब इनके गोमती नदी किनारे किनारे कौन कौन सा शहर बसा है,
लखनऊ, जौनपुर और गाजीपुर, ये 3 मुख्य शहर हैं जो कि गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। उसके बाद है घाघरा यानी कि सरयू नदी। यह नेपाल के मबसातुंग हिमानी से निकलती हैं और बिहार के छपरा के निकट गंगा में मिल जाती हैं। इनकी सहायक नदियां हैं राप्ती और शारदा। इनके किनारे कौन से शहर बसे हैं प्रमुख? अयोध्या यानी कि जो फैजाबाद है और बलिया। ये जो प्रमुख शहर है सरयू नदी यानी कि घाघरा नदी या सरयू नदी किनारे बसे हैं। अगला है गंडक नदी। नेपाल में शालिग्रामी नदी नाम से जानी जाती है गंडक नदी को, और भारत में पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम जानते हैं? शालिग्राम या शालिग्रामी नदी नाम से। अगला है कोसी नदी। कोसी नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालांकि पहले तो ये बिहार का शोक नदी कहा जाता था, लेकिन अब तो थोड़ा परिवर्तन हो गया, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, 7 धाराओं से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास से एक गोसाई थान चोटी है, वहां से निकलती है। अब भागलपुर जनपद जो कि बिहार में है, ये गंगा नदी में मिलती है। बार बार अपना रास्ता बदलने और बाढ़ लाने के कारण यह जो नदी का बिहार नदी जो है, ये बिहार का शोक कहलाती है। कौन सी? कोसी नदी। ठीक है, क्योंकि रास्ता बहुत तेज बदलती है अपना। अगला है हुगली नदी। पश्चिम बंगाल में गंगा की वितरिका के रूप में इसका उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है तमसा नदी, जो कि दक्षिणी टोंस के नाम से भी जाना जाता है। यह कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर इलाहाबाद से आगे यानी कि प्रयागराज से आगे ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, जैसे मैंने आपको ऊपर अभी मैप में आपको दिखाया था। अगला है सोन नदी। ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश के, ठीक है, और ये पटना से पहले गंगा नदी में जाकर वहां पर मिल जाती है। अब देखते हैं कि यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। अच्छा, आपको एक टास्क देता हूँ, शायद ये टॉपिक मेरे से छूट भी गया है, आप ये बताना कि गंगा जो नदी है ये अपने भारत में कितना किलोमीटर प्रवाहित होती है। इनका क्षेत्र किलोमीटर जो है कितना है, कितना किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है, ये आप हमें कमेंट करके बताना। और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितना किलोमीटर प्रवाहित होती है, ये भी 2 टास्क आपको देता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। देखते हैं, सबसे पहले सहायक नदी यमुना की है चंबल। चंबल जो है मध्य प्रदेश के मऊ यानी कि इंदौर के समीप एक स्थित है जाना पाव पहाड़ी, वहां से निकलती है और इटावा के समीप ये जो यमुना नदी में मिल जाती हैं। इनकी सहायक नदियां हैं बनास, पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा। ये सहायक नदियां चंबल की सहायक नदियां, ना कि यमुना की, ध्यान देना। बनास, पार्वती, काली सिंध एवं क्षिप्रा ये जो है चंबल की सहायक नदियां हैं, और चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। ओके, अब दूसरा है सिंध नदी। यहाँ देखिए, सिंध नदी को आप सिंधु नदी मत समझ लेना, कभी कंफ्यूज मत होना। सिंध नदी जो है ये गुना जिले के सिरोंज तहसील के पास से निकलती है, जो कि ये मध्य प्रदेश में आता है। दूसरा, अगला है तीसरा बेतवा नदी। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वतमाला से निकलती है और हमीरपुर के निकट यमुना नदी में आकर ये मिल जाती है। चौथी नदी है केन नदी। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। किस पहाड़ी से? कैमूर की पहाड़ी से, और बांदा के पास ये जो है यमुना नदी में मिल जाती है उत्तर प्रदेश में आके, ठीक है। उसके बाद है चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है, देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था बनास। बनास जो है अरावली श्रेणी की खमनौर पहाड़ियों से निकलती है और चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? ये जो है किसकी है? आपकी यमुना की। उसके बाद है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी या इंदौर के निकट काकरी पहाड़ी से निकलती है और चंबल में मिलती है। चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी, और आप बता दो कि जो चंबल है ये यमुना की सहायक नदी है। उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर महाकाल मंदिर है और यह 12 वर्ष के कुंभ का मेला यहीं पर लगता है, ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद है काली सिंध। काली सिंध मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागरी गांव में एक विंध्य पहाड़ी है, वहां से निकलती है और यह जो है चंबल नदी में जाकर मिल जाती है, जिसे कि चंबल नदी की सहायक नदी कहलाती है। अगला है पार्वती नदी। यह नदी मध्य प्रदेश में विंध्य श्रेणी से निकलती है एवं राजस्थान में चंबल नदी में जाकर ये मिल जाती है, ठीक है, आपने ये देख लिया। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र जो नदी तंत्र है उसके बारे में, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है प्रतियोगी एक दिवसीय परीक्षाओं को लेकर। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आंग्सी हिमनद से होता है, ठीक है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है सांगपो या सापू नाम से जाना जाता है। क्या ब्रह्मपुत्र को जो है तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आपको सांगपो ना मिलकर सापू मिल जाए तो आप सापू ही टिक कर देना। यदि सांगपो और सापू दोनों मिल जाए तो आप सबसे पहले सांगपो पे ही टिक करना, सापू पे नहीं, ठीक है। तो यह जो है नमचा बरवा पर्वत शिखर के निकट अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इसका नाम दिहांग होता है।
जब ये जो है नामचा बरवा पर्वत जो कि अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती हैं, उसका यहाँ नाम दिहांग होता है। बाद में इसकी दो सहायक नदियां दिबांग और लोहित के मिलने के बाद यह ब्रह्मपुत्र के नाम से भारत में जानी जाती हैं। भारत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र कब पड़ता है? जब दो सहायक नदी दिबांग और लोहित, जब ये दोनों नदियां आके ब्रह्म इसमें मिल जाती हैं, तब इनका नाम ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। उसके पहले भारत में दिहांग के नाम से जानी जाती हैं। ये बात आप ध्यान देना, ठीक है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में मिलती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र जो है ये पद्मा में मिल जाती है, पद्मा मतलब गंगा में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। दाईं ओर से मिलने वाली और बाईं ओर से दोनों यहाँ पर है। सबसे पहले दाईं ओर से यहाँ पर सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच और तीस्ता नदी जो कि दाईं ओर से मिलती है। बाईं ओर से कौन कौन सी नदी मिलती हैं? लोहित, दिबांग, धनश्री और कालांग। ये इसकी जो है ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदियां हैं। अब उसके बाद है गुम्फित या सरिता नदी क्या होता है ये देख लेते हैं। ये लास्ट आपका चैप्टर मतलब पॉइंट्स है, यहाँ ध्यान देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको स्पष्ट मिलेगा कि यह एक ही नदी या सरिता से उत्पन्न होने वाली लघु उथली या संग्रथित सरिताओं का जाल ही जो है गुम्फित या सरिता नदी कहलाता है। और नदी के मुहाने के निकट भूमि का जो ढाल है वो अत्यंत मंद होने पर बड़ी मात्रा में मलबे का जमाव होता रहता है, जिससे कि डेल्टा का निर्माण होता है। और इस डेल्टाई भाग में नदी का जल जो है कई शाखाओं या उप शाखाओं में बढ़ जाता है। जैसे कि जब भैया पद्मा नदी बांग्लादेश में जाती है, वहां मिलती हैं, सारी नदियां मिल जाती हैं, ठीक है। तो पद्मा नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा नदी कहलाती है। तो पद्मा नदी जो है वो जब बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले वो कई सारी शाखाओं या उपशाखाओं में बढ़ जाते हैं, वितरिका में बढ़ जाती हैं, तो विभक्त हो जाता है। ये जल वितरिकाएं आगे पुनः कई बार मिल भी जाती हैं, यानी कि अलग अलग होती हैं, फिर आगे जाके मिल भी जाती हैं और अलग हो जाती हैं। इस प्रकार छोटी छोटी सरिताएं एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं और उथली हुई होती हैं। इनको ही गुम्फित या फिर सरिता नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्लासेस आज आपकी थी, कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। बाकी का जो अभी अपवाद तंत्र की जो नदियां है उसके बारे में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट अगला दिन आएगा, ठीक है। उसका भी आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताना। कोई आपको यदि लगता है कि इसमें मिस्टेक हुआ है तो आप सजेस्ट करना, कमेंट करना, या फिर आप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। आप अपना सजेशन वहां भी दे सकते हो। कोई आपको कंफ्यूजन हो तो अपना कंफ्यूजन और डाउट्स को भी आप वहां पर क्लियर कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।